हेलो एवरीवन, मैं हूं नैमिष पाणिग्राही। हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम देखने वाले हैं हाइब्रिडेशन एंड VSEPR थ्योरी। तो हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन शॉर्ट में देख लेते हैं। बेसिकली हाइब्रिडेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल। जो भी हमारा सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल रहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बेसिकली जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हाइब्रिडेशन में एम्प्टी या फुल फील्ड या हाफ फील्ड कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर ओवरलैपिंग में जनरली जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ इसके पॉस्टुलेट्स हैं जो समझने में हमको हाइब्रिडेशन को समझने में और हेल्प करेंगे। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी ऑर्बिटल टेक्स पार्ट। जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें लगभग समान ऊर्जा वाले सभी कक्षक हाइब्रिडेशन में भाग लेते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडेशन। मतलब संकरण से पहले संकरण के बाद जो ऑर्बिटल की संख्या है वो बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी। ऑल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी, साइज एंड शेप। ऑल हाइब्रिडाइज्ड मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड हो चुके हैं, हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं उन सभी में एनर्जी, साइज और शेप पूरा 100% इक्वल रहता है। हाइब्रिडेशन से पहले जो होता है वो लगभग इक्वल हो सकता है, मतलब 19-20 हो सकता है हाइब्रिडेशन से पहले, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड हो गए उसके बाद एनर्जी 19-20 नहीं, एग्जैक्टली 20 ही होता है। एग्जैक्टली वही होता है, साइज और शेप सब कुछ वही रहता है 100%। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाइज सच अ वे दैट दे हैव मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जो हाइब्रिडाइज होने के बाद जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी संख्या सेम रहती है, वो एक दूसरे के साथ सेंट्रल एटम के साथ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी ज्योमेट्री ऐसी बननी चाहिए कि उनके ऑर्बिटल्स के बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो, कम से कम रिपल्सन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में स्टेबिलिटी हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हाइब्रिडेशन को। हम लोग सबसे पहले देखते हैं उनके टाइप्स। तो आप सबको मालूम ही होगा sp, sp2, sp3, ये बेसिक्स हैं। और भी इसके अलावा हाइब्रिडेशन होते हैं, पर इन तीन से हम लोग समझ पाएंगे जो ऑर्बिटल होता है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं sp हाइब्रिडेशन को। तो sp हाइब्रिडेशन में हाइब्रिडेशन से पहले जो s है उसका शेप स्फेरिकल होता है और जो p होता है उसका शेप होता है डम्बेल। जब ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो इनकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से हो जाती है। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि इनमें डायरेक्शनल कलेक्टर होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब लोब बड़ा होगा और कोई एक कम होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन से पहले यहाँ पे एक दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पे नए दो ही बनेंगे, उतनी ही संख्या में बनेंगे। पहले इनकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये 2s है और ये 2p है, तो हम जानते हैं कि 2p की एनर्जी 2s से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पे जो नए कक्षक बने हैं इनको हम लोग बोलेंगे sp और इसका नाम भी है sp। ये अब s और p नहीं रहा, ये भी sp है और ये भी sp है, तो दोनों का साइज, शेप, एनर्जी सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखे थे कि इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रहे। तो ये अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से। ये रहा। तो ये sp के दो कक्षक हैं जिनको मैंने ऐसे जोड़ दिया है। अब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री और शेप को हम लोग बोलते हैं लीनियर शेप। ठीक है, अब लीनियर शेप ही क्यों बना? क्योंकि अगर मैं इस एंगल को और ज़्यादा बेंड करूंगा तो यहाँ से तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन इस साइड ये पास आना शुरू कर देंगे। तो ये लोग और ये लोग मैक्सिमम डिस्टेंस पर तभी रह सकते हैं जब इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 रहे। अगर ऐसे डिस्टेंस में है तो इनके बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर इस डिस्टेंस को कम करना चाहूँगा तो नीचे पास आ जाएंगे, अगर ऐसे करना चाहूँगा तो ऊपर से पास आ जाएंगे। तो इनका सही तरीका ये है। तो एक दूसरे को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें sp2 हाइब्रिडेशन, तो sp2 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेंट जो होते हैं एक s ऑर्बिटल होता है, एक px सपोज और एक होता है py। तो फिर से स्फेरिकल, सपोज इसको मैं ऐसे ले लिया और एक को मैं ऐसे लिया, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो जाएगा sp2। तो यहाँ पे कितने जो ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट किए 1, 2 एंड 3, तो नए भी यहाँ पे कितने बनेंगे 3, 1, 2 एंड 3। तीसरा काम क्या होता है? इनको अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो, और वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये रहा, और इसको हम लोग बोलते हैं
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर, त्रिकोणीय समतली बोलते हैं हिंदी में। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज होने से क्या होता है, इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन रहता है तीनों के बीच में। एग्जैक्टली आप अगर जानना चाहें तो फैन को इमेजिन कर सकते हैं। तो फैन का ये सेंटर वाला पार्ट है और ये इसके 3 ब्लेड हैं, इस तरह से वे इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं sp3। तो इसमें एक और आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे नए 4 बन जाएंगे, यहाँ पे sp3 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, इस तरह से करेंगे कि चारों के बीच में अब मिनिमम रिपल्सन हो। तो चारों के बीच में मिनिमम रिपल्सन करने के लिए शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। और इस शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और जो ये लोब्स हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल बनता है 109.5, कभी कभी इसको 25 डैश भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, यहाँ पे किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 109.25 डैश और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 109.5, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस सिचुएशन पे आ चुके हैं जिसमें हमें मॉलिक्यूल दिया जाएगा और उन मॉलिक्यूल्स में हमको पता करना होगा कि कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। इसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा और उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर क्या होता है मैं याद करता हूँ। आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमको कैलकुलेशन कुछ डिजिट लिखना है और हम लिखेंगे यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन। अब आप सोचेंगे मैंने 2 के सामने क्यों लिखा, क्योंकि 1 यहाँ पे हमको लिखना नहीं है, इसलिए लिखना है क्योंकि हमारा कोई भी हाइब्रिडेशन s या p ऐसा नहीं होता। किसी भी हाइब्रिडेशन में s और p दोनों के एक एक होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुल पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल का नंबर कितना है 1 और 2, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है। अब आप सोचेंगे मैंने 1 से स्टार्ट क्यों किया, 1 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ये मिस्टेक नहीं करना है, ये बताना भी जरूरी है। 1 से स्टार्ट करेंगे, sp के लिए अगर स्टेरिक नंबर 1 ले लिए, यहाँ से शुरू करना है, sp से हाइब्रिडेशन शुरू होता है और हमारा जो काउंटिंग है वो 1 से शुरू होता है। अगर ऐसा लिख लिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के ये मिस्टेक किया। ठीक है, तो sp में आपको काउंट कर लेना है 1 2, तो यहाँ पे 2, उसके बाद sp2, तो टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे p के 2 और s के 1, टोटल 3। देन यहाँ पे हो जाएगा sp3, यहाँ पे हो जाएगा sp3d, देन यहाँ पे हो जाएगा sp3d2 या d2 sp3 जो भी है। तो बेसिकली अगर हमारा स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन है। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है। 4 है तो sp3 है, 5 है तो sp3d है और 6 है तो sp3d। चलिए आगे देखते हैं स्टेरिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो जो स्टेरिक नंबर है वो हमें 2 टाइप के कंपाउंड में निकालना होगा। अगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक है तो कैसे निकालेंगे, वो जो 2 4 5 6 निकाले थे वो स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं अभी। और अगर मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक है तो कैसे निकालेंगे। अगर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक टाइप का है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एल्कीन है या एल्काइन है या एल्केन है, तो उसमें कैसे निकालेंगे। उसमें स्टेरिक नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा, मैं सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए। उसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे नंबर ऑफ लोन पेयर को, अगर मॉलिक्यूल के पास है तो। यहाँ पे अगर बेंजीन भी आ गया तो बेंजीन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, तो उसमें हम लोग किसी कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है तो लोन पेयर भी देखना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पर हम निकालेंगे उस पॉइंट पर लोन पेयर है कि नहीं वो देखेंगे। और ये लोन पेयर भी 2 टाइप का होता है, एक लोकलाइज्ड होता है, एक डी लोकलाइज्ड होता है। तो हमको सिर्फ कंसिडर करना है लोकलाइज्ड वाले लोन पेयर को। अब मैं ये क्या बात कर रहा हूँ वो एग्जाम्पल में और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जब हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा स्टेरिक नंबर, किस टाइप के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अगर इनऑर्गेनिक है तो इसके लिए एक लंबा फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, उतना भी लंबा नहीं है, याद हो जाएगा। तो इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम जो कि हैं यूनिवेलेंट, ऐसे कर देता हूं, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो कि हैं यूनिवेलेंट।
अगर यूनिवेलेंट नहीं है तो इसको हमको अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद हमको ऐड करना है यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, ये लिखा हूँ मैं चार्ज, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो इसके कैलकुलेशन के बाद जो नंबर आएगा वो होगा स्टेरिक नंबर, और वही स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3 एंड सो फॉर सो ऑन। तो यहाँ से हमको नंबर पता चल जाएगा। अब सबसे पहले कुछ ऑर्गेनिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टेरिक नंबर पता करते हैं, हाइब्रिडेशन पता करते हैं, फिर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेंगे, और इसी के साथ हमारा जो हाइब्रिडेशन वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। पहले देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सपोज हमारे पास है एल्काइन, ये एल्काइन, और मुझे जानना है कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालूंगा। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहचानना है। पहले पहचान लिए तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देखते हैं नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना है वो पहचानना है, 1 2, बाकी तो पाई बॉन्ड है। क्या इस कार्बन का लोन पेयर है, नहीं, तो यहाँ पे 2 हो गया, और लोन पेयर नहीं है तो 0 हो गया, मतलब यहाँ पे 2, और 2 के लिए हम लोग कौन सा हाइब्रिडेशन यूज करते हैं, sp, और sp में बॉन्ड एंगल भी क्या होता है 180, शेप क्या होता है लीनियर। देखिए इसी कार्बन की बात करें तो ये लीनियर है, ये बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। सेम चीज इसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ये भी 180 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं sp2 के लिए। अगर हम लोग एल्कीन मॉलिक्यूल लें और मैं जानना चाहूँ कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन का, मैंने बताया था जिस सेंटर को देखना है उसी सेंटर की बात करना है सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो स्टेरिक नंबर जो है वो हो जाएगा 3, और 3 के लिए होता है हमारा हाइब्रिडेशन sp2। करेक्ट है। सपोज हमको इसमें से नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालना है, तो हमारा जो स्टेरिक नंबर है वो निकालने का तरीका क्या है, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होना चाहिए लोकलाइज्ड। लोन पेयर 2 तरह का होता है, एक लोकलाइज्ड एक डी लोकलाइज्ड। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो पहली बात यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आप ध्यान से देखिए, एक बार सोचिए। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे 2। अगर आपने 2 देखा तो एक्चुअल में ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, और यहाँ पे हिडन है 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को हमको समझना पड़ेगा, और इस हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड और कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 3, प्लस यहाँ पे लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 पेयर है, लेकिन वो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे डिलोकलाइज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इस जगह जाकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे एज अ लोन पेयर। तो यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं 0, तो यहाँ पे कुल स्टेरिक नंबर हो जाएगा 3, दैट इज sp2। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकल के आता है सामने sp2। अगेन हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, और जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा 3, तो यहाँ पे 3 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1। लेकिन क्या यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इस लोन पेयर को आगे बढ़ाने के लिए, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए और कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, मतलब ये कहीं पे जा नहीं सकता, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर हो जाता है 4, और यहाँ पे संकरण निकल के सामने आता है sp3। ठीक है, आगे बेंजीन का एक बार आप खुद से सोचिए 1 मिनट के लिए। ठीक, तो बेंजीन के हम किसी कार्बन के लिए निकालते हैं तो आपको फिर से समझना पड़ेगा, हर एक जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को कंसिडर करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, प्लस क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है कार्बन के पास, नहीं, 0 3, और 3 के लिए क्या होता है sp2। यहाँ पे देखते हैं, आप आगे आते हैं फ्यूरेन पे। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सपोज हम लोग निकाल रहे हैं हाइब्रिडेशन, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 और 2। अब यहाँ पे जबरदस्ती का हाइड्रोजन नहीं कर लेना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 2 बंध ही बनाता है, हमको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं वैसे इसमें कंसिडर नहीं कर लेना है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 2 हैं, लेकिन
इसमें से कोई भी एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो गया तो ये यहाँ पे जाकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, लेकिन दोनों एक साथ एक टाइम पे एट अ टाइम दोनों पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम इसमें से किसी एक पेयर को लोकलाइज मानेंगे और किसी एक पेयर को डीलोकलाइज मानेंगे, और जो डीलोकलाइज होगा हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, ओनली हम किसको कंसिडर करते हैं, लोकलाइज्ड को। तो सपोज ये वाला लोकलाइज्ड है, तो हम यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 के लिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है sp2। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पिरिडीन का, जिसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है नाइट्रोजन पे। तो सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन का हमें निकालना है हाइब्रिडेशन, तो फिर से काम वही करना है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको फिर से ये हाइड्रोजन वाला काम नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को कंसिडर करने। तो यहाँ पे जबरदस्ती का हाइड्रोजन नहीं लगाना है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 प्लस क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर ये यहाँ पे डीलोकलाइज्ड या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो अगर ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। इसका मतलब ये यहीं पे लोकलाइज रहेगा और इस इलेक्ट्रॉन को हमको कंसिडर करना पड़ेगा, और 3 आ जाएगा यहाँ पे स्टेरिक नंबर, और 3 के लिए हमारा जो हाइब्रिडेशन होता है दैट इज sp2। इसलिए यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कौन सा हाइब्रिडेशन, sp2। तो आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, जो स्टेरिक नंबर निकालने का, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हमने क्या था, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम दैट शुड बी यूनिवैलेंट। और अगर यूनिवैलेंट नहीं है तो इसको हम लोग काम ही नहीं करेंगे, ये कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर यूनिवैलेंट है तो ही हम कंसिडर करेंगे। एग्जांपल में समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे था प्लस माइनस चार्ज, फिर हम लोग डिवाइड किए थे 2 से। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है जनरली वही सेंट्रल एटम होता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। सबसे पहले पी ब्लॉक में आता है बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और यहाँ पे आ जाएगा नियॉन। तो जो बोरान होता है दैट इज एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका हो जाएगा 2, 3। 3 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन वैलेंशियल। इसका हो जाएगा 2, 4। तो 4 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंशियल। हियर 2, 5, तो इसके लिए हो जाएगा 5। इसके हो जाएगा 2, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7, ये हो गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, बड़े बड़े सर्कल बनाए हैं, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज सेंट्रल एटम्स। और बोरान अगर मैं बोलूँ तो बोरान की फैमिली में जितने एटम, जितने एलिमेंट्स आते हैं सभी के लिए ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा। सेम इन सभी के फैमिली में जितने एलिमेंट्स आते हैं उन सब के लिए ये काम आ जाएगा। इस फैमिली में जितने भी हैं इनके लिए 3 रहेगा, इसके लिए सबके लिए 4, इनके लिए सबके लिए 5, इनके सबके लिए 7। फॉर एग्जांपल मैं अगर ब्रोमीन लेता तो ब्रोमीन के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 7। तो हमको बस इतना पता है कि कोई भी जो सेंट्रल एटम है वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, तो हमें उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पता होगा। अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल से ताकि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखते हैं CH4। अगर आपको याद होगा तो CH4 में बिना हाइब्रिडेशन निकालने आपको बताना आना चाहिए कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन होता है, पर यहाँ से देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, एक नहीं चेक हो जाएगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी देख चुके हैं कितना होता है, 4, ठीक है। 2, 4 एटॉमिक नंबर 6 था, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के फॉर्म में रह सकता है, ये यूनिवैलेंट होता है, हमेशा यूनिवैलेंट होता है। तो जब ये यूनिवैलेंट है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम की संख्या यहाँ पे कितना है, 4 डिवाइड बाय कितना है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, दिस विल गेट अस 4। एंड 4 हमको मिल गया स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर 4 के यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp3। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है।
आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 देख लेते हैं। NH3 में नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, फिर से 8 डिवाइड बाई 2, 4 मीन्स क्या है sp3, यही मिल गया हमको। एक और देख लेते हैं H2O। तो H2O में जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यूनिवेलेंट 2 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे 4 sp3। आप सोच रहे होंगे खाली sp3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई और देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं अभी CO3 माइनस, कार्बोनेट आयन जो है उसका हम लोग देख लेते हैं, -2 होता है कार्बोनेट आयन में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल सेंट्रल एटम पे कितने होते हैं 4, प्लस यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए जो सराउंडिंग एटम है वो यूनिवेलेंट नहीं है, वो बाईवेलेंट होता है। ऑक्सीजन -2 चार्ज रहता है, हम जानते हैं। तो हम इस वाले को कंसिडर ही नहीं करेंगे, अभी इसको पूरा गायब कर देंगे। अब सीधा आते हैं प्लस माइनस चार्ज। तो क्या हमारे एटम मॉलिक्यूल में चार्ज है? यस है, -2। तो आपको यहाँ पे -2 नहीं करना है, आपको अगर माइनस चार्ज दिखे तो यहाँ पे +2 करना है। प्लस ऑलरेडी यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 डिवाइड बाई 2। अब समझिए ऐसा मैंने क्यों किया। यहाँ पे जब माइनस चार्ज है तो मैं यहाँ पे 2 को ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर हमारा कोई एटम न्यूट्रल है तो अगर ये A+ बना रहा है तो ये तब हो सकता है जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और अगर ये A से A- बना रहा है तो ये तब हो सकता है जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। यहाँ पे -2 है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, तभी तो ये -2 है, इसलिए हमको यहाँ पे ऐड करना है। ध्यान देंगे, मॉलिक्यूल में माइनस चार्ज है तो यहाँ पे ऐड करना है, मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज हो तो यहाँ पे माइनस करना है, उल्टा काम करना है। क्यों करना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 विल गेट हियर 3, मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन। और sp2 हाइब्रिडेशन के लिए हमको पता होता है कि इसका जो जियोमेट्री रहता है वो क्या होता है, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन को पुट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन को पुट करने के बाद यहाँ पे -2 है तो किसी एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे माइनस कर देते हैं, और जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो किसी एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, और ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज नाउ 120। तो सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर भी हम लोग निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए। एक माइनस वाला कंसिडर कर लिए तो एक प्लस वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अमोनियम आयन को देख लेते हैं। अमोनियम आयन की बात करते हैं। अमोनियम आयन होता है NH4+। तो NH4+ में जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज 5। देन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगेन यूनिवेलेंट होता है। अब यूनिवेलेंट कौन कौन से होता है, अगर दिक्कत है तो मैं कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन आ गया, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गया, तो इन सभी को हम लोग यूनिवेलेंट में कंसिडर करेंगे। मतलब ये सब आए तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवेलेंट नंबर का एटम का नंबर कितना है, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, प्लस, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। कितना टो प्लस, यहाँ पे एक ही टो है तो एक माइनस करना है। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। हमारे फॉर्मूला में थे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5 + 3 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 विल गेट हियर 4, और 4 के लिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन में अगेन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है हमको। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे शो कर देंगे, पूरे मॉलिक्यूल पे शो कर देंगे प्लस चार्ज। क्लियर है? तो इस तरह से मॉलिक्यूल को हम लोग जियोमेट्री भी निकाल सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 190.5। इस तरह से हम यहाँ पे शो कर सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, स्ट्रक्चर कैसे निकालना है। कुछ और मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं फॉस्फेट आयन, PO4-3। फास्फोरस कौन से फैमिली में आता है, नाइट्रोजन के नीचे आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 प्लस। क्या यूनिवेलेंट एटम है, यहाँ पे बताया था हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या उनमें से कोई है, नहीं, ऑक्सीजन है, बाईवेलेंट होता है। इस वाले को हमको कंसिडर नहीं करना है। आगे से जंप करते हैं चार्ज पे।
माइनस चार्ज है मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना माइनस है, 3 है, 3 ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, आएगा कितना 4। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। और जब भी sp3 हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ज्योमेट्री। 3 ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, तो 3 ऑक्सीजन पे यहाँ पे माइनस लगा लें, और यहाँ पे जो चौथा ऑक्सीजन है उस पर डबल बॉन्ड कर लें। फास्फोरस का 5 बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज इस तरह से रहेगा, और -3 1 2 3 इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेप भी निकाल सकते हैं, और ऑफकोर्स जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 109.5। तो चलिए, ये रहा हाइब्रिडेशन का एक टेबल, जिसमें हमारे पास है हाइब्रिडेशन का नाम, उसका शेप और बॉन्ड एंगल। सबसे पहले है sp हाइब्रिडेशन, जिसमें 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं s और p। ये हम देख चुके थे, 180 डिग्री लीनियर शेप बनता है। sp2 एक s और 2 p के ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था, जिसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री बनता था। देन sp3 टेट्राहेड्रल स्टेप का बॉन्ड एंगल ये रहा। एक यहाँ पे नोट करने की बात है, ये तीनों तो हम अभी देख चुके थे डिटेल से। एक और हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे D3s करके, और इस नाम से जो हाइब्रिडेशन होता है उसमें भी सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर रहता है जो sp3 में होता है। D3s क्या है ये आगे हम और डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं बस। sp3 के अलावा एक और हाइब्रिडेशन होता है D3s, जिसमें सब कुछ सेम टू सेम रहता है। डिफरेंस ऑर्बिटल कौन सा टेक पार्ट करता है वो डिफर करता है, वो मैं फिर कवर करने वाला हूँ अभी अगले 1 मिनट में। नेक्स्ट जो हाइब्रिडेशन है DsP2 हाइब्रिडेशन है, जो शेप बनाता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब एक यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगा और उसके चारों तरफ 90 डिग्री पे 4 सराउंडिंग एटम्स रहेंगे। नेक्स्ट है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, मतलब यहाँ पे 3 एंगल रहेंगे और उसके एक ऊपर और एक नीचे। जो हम लोग यहाँ पे ट्राइगोनल पढ़ते थे, ऐसे एक शेप रहेगा, उसके ऊपर एक और एक नीचे, जिसमें से जो एक्सियल टाइप के हैं ऊपर नीचे वाले हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहेगा, और जो इक्वेटोरियल है उनका बॉन्ड एंगल रहेगा 120। नेक्स्ट है sp3d2 या फिर d2sp3। इन दोनों ही केस के हाइब्रिडेशन में ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है और सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री रहते हैं। sp3d2 में बाहर के 2 d कक्षक भाग लेते हैं, और d2sp3 में अंदर के जो इनर ऑर्बिटल जिसको कहते हैं वो d पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट एक और बच गया sp3d3। इनका जो शेप रहता है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल मिलता है। अभी पेंटागन बनेगा एक, और पेंटागन जो बनेगा उस पेंटागन के एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से एक एक्सिस बनता है, और एक्सिस का जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 90 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल वाले रहते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 72 डिग्री। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन में s ऑर्बिटल और pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली sp हाइब्रिडेशन में कोई दिक्कत नहीं होता, कोई भी एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। उसके बाद sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे s ऑर्बिटल px और pz, फिर यहाँ पे sp3 p के तीनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा s px py और pz। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पे एक बात आती है D3s, तो यहाँ पे d के 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, एक होता है xy, एक होता है yz और एक होता है zx और चौथा s। इस तरह से यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है। देन DsP2 हाइब्रिडेशन, तो DsP2 हाइब्रिडेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है dx2y2, देन s, देन px और py, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। देन sp3d, sp3d में s ऑर्बिटल, देन p के तीनों px py एंड pz, और यहाँ पे d का कौन सा वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, वो है dz²। नेक्स्ट पे आते हैं sp3d2 और d2sp3। sp3d2 और d2sp3 दोनों में, एक में इनर ऑर्बिटल वाला d ऑर्बिटल है और एक में आउटर ऑर्बिटल वाला है। दोनों में ही अलग अलग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। s, देन p के तीनों px py और pz, और यहाँ पे d के दो होते हैं x² y² और dz²। और d2sp3 में क्या होगा, यही काम करना है लेकिन रिवर्स सीक्वेंस में। पहले d वाले को ले लेंगे,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन डी जेड स्क्वायर, देन एस, देन पी एक्स, देन पी वाई एंड देन पी जेड। इस तरह से हो गया कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं नेट एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में, और होपफुली अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी आ गया तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें आना चाहिए, इसलिए इसे बताना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं sp3d3 जिसका शेप है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ये हम देख लेते हैं। देखते हैं आगे। इसमें है s, देन p के तीनों px, py और pz, और d के तीन। यहाँ पे जैसे ही x y z लिए तो यहाँ पे d के भी हम तीनों को लेंगे जिसमें x y z तीनों एक्सिस हैं, मतलब x y, y z और z x। तो इस तरह से हमको इन तीनों को याद भी रखने की कोशिश करना है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। sp में s और pz कोई दिक्कत नहीं है, sp2 में x y या x z कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो ले सकते हैं, sp3 में तीनों को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। यहाँ से हमको इम्पॉर्टेंट जानना पड़ेगा कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। डी कौन सा है वो देखना पड़ेगा। एस और P2 में कोई भी दो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानकारी के लिए ले लें DSP2 में DX2Y2, देन SPX और PY ये पार्टिसिपेट करेंगे। एक और यहाँ पे छूट गया था D3S। तो D के तीन कौन से होंगे जो नॉन एक्सियल होंगे, XY, YZ और ZX। SP3D पे आते हैं। S का एक, P के तीनों और D में कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा ये जानना जरूरी है, और वो होगा Z2 या Z स्क्वायर। उसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहता है sp3d2 या d2sp3, बात तो सेम है, D में x2y2 और z2 ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें बाद वाले ऑर्बिटल रहेंगे, इसमें पहले लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने बाद में लिखा है और जब इसकी बारी आई तो मैंने इन दोनों को पहले लिखा, बस इतना ही अंतर है। ऑर्बिटल सेम है लेकिन सीक्वेंस उनका बदल जाएगा। फिर पेंटागोनल बाईपिरामिडल में एक s, px, py और pz। उसके बाद D के तीनों कौन से होंगे जिनमें x y z तीनों एक्सिस को लेना है, x y y z और zx इनको लेना पड़ेगा। इस तरह से ये टेबल हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम VSEPR थ्योरी। इसका पूरा नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब क्या है? इस थ्योरी के हिसाब से जो हम पढ़ रहे थे कि अगर sp हाइब्रिडेशन है तो शेप लीनियर है, अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता था, अगर sp3 था तो टेट्राहेड्रल था, अगर sp3d था तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल था, और sp3d2 था तो ये ऑक्टाहेड्रल हुआ करता था। इस तरह से हम जो पढ़े थे, ये संकरण के लिए ये सब शेप या ज्योमेट्री तभी हो सकते हैं जब जो सेंट्रल एटम है उसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो। मतलब जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए? 0। अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इन सब हाइब्रिडेशन के लिए ये सब ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर हमारे सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर आ गया तो इन सब स्ट्रक्चर से ये जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अगर लीनियर है तो लीनियर से खैर डिस्टॉर्शन नहीं होता। जनरली sp हाइब्रिडेशन कभी भी जो लीनियर शेप है उससे डिस्टॉर्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि किन्हीं दो एटम को आप कैसे भी अरेंज कर लें, अगर A और B है उनको आप कैसे भी अरेंज कर लें वो लीनियर शेप में ही आ जाएंगे। ये सब लीनियर ही हैं, चाहे हम उसको कैसे भी अरेंज कर लें। तो जनरली जो sp हाइब्रिडेशन है लीनियर शेप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर हैं वो सारे लोन पेयर से डिस्टर्ब हो जाते हैं या स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है समझने की कोशिश करते हैं, डिस्टॉर्शन क्यों होता है। जैसे कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये मैं बनाया हूं AB2। अब AB2 में अगर दो लोन पेयर हैं तो यहां पे क्या होता है, इन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन से क्या होता है, ये लोन पेयर एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जब ये इस तरफ आना शुरू करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इनके बीच में भी रिपल्सन होता है और यहाँ भी इनके बीच में रिपल्सन होता है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है अब ये पास आना चाहते हैं, जब एक लिमिट तक पास आ जाते हैं
तो इनके बीच में भी रिपल्सन होना शुरू करता है। मतलब यहाँ पे 3 तरह के रिपल्सन हो रहे हैं, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन पहला, दूसरा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। ये जो पहला है ये रिपल्सन, पहला रिपल्सन है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। ये दूसरा नंबर का है, ये दोनों, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और तीसरा टाइप का है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। मतलब ये जो रिपल्सन हो रहा है इनके बीच में, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टाइप का है। इस रिपल्सन के कारण हमें एक्चुअल में जो शेप मिलना चाहिए और जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो दोनों एक्चुअल सिचुएशन से, आइडियल सिचुएशन से डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। मतलब इस वाले सिचुएशन से कुछ और मिलते हैं। कब? जब हमारे पास लोन पेयर आ जाते हैं। ये मैंने 2 लोन पेयर लिखा है, वो जस्ट एन एग्जांपल है। एक लोन पेयर रहेगा तो भी उसमें रिपल्सन होगा, लेकिन अगर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ये हट जाएगा, क्योंकि एक ही लोन पेयर है तो यहाँ पे दूसरा लोन पेयर चाहिए कोई भी रिपल्सन करने के लिए, बाकी सब यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में मैंने तीनों को समझाने के लिए 2 लोन पेयर ले लिया। अब यहाँ पे जो रिपल्सन होता है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन रहता है, उससे थोड़ा कम रिपल्सन रहता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन रहता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो इन रिपल्सन के कारण जो ज्योमेट्री रहती है वो चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चेंज कैसे होता है ज्योमेट्री, और उसको एक्सप्लेन करता है VSEPR थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं जो sp हाइब्रिडेशन होता है वो तो चेंज नहीं होता, उसमें लीनियर शेप रहेगा, 180 रहता है। शुरू करते हैं sp2 हाइब्रिडेशन से। इसमें क्या चेंज होता है? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर, शॉर्ट में TP लिख रहा हूँ, और उसका शेप रहता है कुछ इस तरह से, और बॉन्ड एंगल जो रहता है दैट इज ऑलवेज 120। लेकिन ये कब है? इसका जो स्टेरिक नंबर रहता है वो 3 होता है, और ये तब होगा जब इसमें जो लोन पेयर है उनकी संख्या 0। जो शुरू में लिख रहा हूँ उसको है वो है बॉन्ड पेयर, और जो बाद में लिख रहा हूँ वो है लोन पेयर। लेकिन अगर इसमें एक भी लोन पेयर आ गया तो 3 स्टेरिक नंबर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड करूँगा, क्योंकि एक लोन पेयर है। अगर यहाँ भी 3 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा तो ये sp3 हो जाएगा। तो sp2 ही मेंटेन करने के लिए मुझे ओवरऑल 3 ही मेंटेन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक लोन पेयर। तो अब इस शेप को मैं ट्राइगोनल प्लेनर ना कह के इस शेप को हम कहते थे बैंड शेप या फिर V शेप, अगर आपको याद होगा तो। और ये बॉन्ड एंगल पहले 120 हुआ करता था, अब ये बॉन्ड एंगल 120 ना होके ये 17.5 डिग्री हो जाएगा। आपको बता दूं, एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री तक बॉन्ड एंगल कम हो जाता है एक लोन पेयर के इफेक्ट से। क्यों? क्योंकि ये अब इनको रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेंगे तो ये अपने साइड से झुकेंगे, और जब झुक जाएंगे तो इनके बीच में 2.5 डिग्री का अंतर आएगा एक लोन पेयर की वजह से। हाँ, तो इसमें बस एक ही लोन पेयर आ सकता है। आगे देखते हैं, अगर sp3 संकरण है तो, अगर sp3 संकरण है, स्टेरिक नंबर होता है 4, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात कर लेते हैं। अगर 4 है और 0 है, मतलब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे होना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप, और बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5। लेकिन अगर एक भी लोन पेयर आ गया इसमें, तो हम इसके शेप को बदलना पड़ेगा, और ये जो शेप बनता है ये हो जाता है पिरामिडल। ये जो शेप था ये क्या है? टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे एक लोन पेयर के आने से, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, देखिए ये 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर थे, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। ये जो डैश कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, और ये जो 2 पेयर हैं, एक पेयर है वो लोन पेयर आ चुका है। तो यहाँ पे शेप भी चेंज हो गया, और शेप क्या हो गया? पिरामिडल। अब बॉन्ड एंगल पहले क्या हुआ करता था 109.5, अब हो जाता है 107। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है CH4 और इसका एग्जाम्पल है NH3। एक और केस बनता है इसमें, अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो, जैसे कि H2O वाले केस में 2 लोन पेयर आ जाता है, तो यहाँ पे एक और लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो अगर मैं इसको ऑक्सीजन मानूं, सीधा एग्जाम्पल में बना देता हूँ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और ये दोनों हो जाएंगे लोन पेयर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो होना चाहिए था कितना? अगर इन सब में
इन सब में sp3 हाइब्रिडेशन है, तो होना क्या चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया पिरामिडल। बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था 109.5, यहाँ पे कितना हो गया 107, और यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है वी शेप, या फिर एक और नाम क्या है बैंड शेप, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना है अब कम हो जाता है और हो जाता है 104.5। मैंने बताया था यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर मतलब इससे 5 कम करना पड़ेगा, एक लोन पेयर की वजह से 2.5, तो 2 की वजह से 5, इससे 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 104.5। क्लियर है? तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन का। आगे देखते हैं अगर sp3d है तो क्या फर्क पड़ता है अगर sp3 आ गया तो। अगर यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन है, sp3d है सॉरी, तो स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और यहाँ पे ज्योमेट्री, इसके लिए स्टेरिक नंबर होता है 5, तो यहाँ पे पहले तो 5 + 0 का देखते हैं। अगर 5 + 0 होता है तो इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 का, और ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये इन सबको इक्वेटोरियल बोलते हैं, वो होते हैं 120 के, और ये वाला होता है 90 का। क्लियर है? अगर यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाए तो 4 + 1 करना पड़ेगा, तो वो जो लोन पेयर है वो इक्वेटर वाले पोजीशन पे आता है। वैसे इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, इक्वेटोरियल पे क्यों आता है, एक्सेल पे क्यों नहीं आता। तो ये जो शेप है इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं। चलिए मैं इसको अच्छे समझाने के लिए उल्टा क्या दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे अगर बना देता कुछ इस तरह से, ये अगर ऐसे बना देता मैं, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना रहा होता अभी, ये रहा और ये, तो ये दिखेगा हमको के शेप। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं सी सॉ, एक लोन पेयर की वजह से। हाँ मैं बात कर रहा था ये इक्वेटोरियल पे क्यों आता है। एक और शेप देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। अगर 2 लोन पेयर आ जाएं तो ये दोनों लोन पेयर इस जगह पे आ जाते हैं। तो जब दोनों लोन पेयर इस जगह पे आ जाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये रहा, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। इसको बोलते हैं, ये टी दिख रहा है, टी टाइप दिख रहा है, अगर इसको पकड़ कैसे कर दूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप। ठीक है? अगर यहाँ पे एक और लोन पेयर आ गया 3 लोन पेयर, तो ये सिर्फ लीनियर ही रहेगा, और बाकी हर जगह पे यहाँ पे आपको लोन पेयर दिखेंगे, 3 लोन पेयर, और ये शेप क्या हो जाएगा लीनियर। होना क्या चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जैसे जैसे लोन पेयर यहाँ पे बढ़ते गए शेप चेंज होता हुआ के शेप, या फिर सी सॉ, फिर टी शेप, फिर लीनियर, ऐसा होता गया। एक प्रश्न आता है कि अगर ये हमारा मॉलिक्यूल है जो कि है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो उसमें जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन में, ये जो ब्लू से शो किया हूँ उसको हम लोग बोलेंगे एक्सियल, और जो ब्लैक से शो किया हूँ उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है? तो लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल में क्यों आता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है उनके बीच में बॉन्ड एंगल है 120। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर आता है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर मैं एक्सियल में रख दूंगा तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इनके बीच में रिपल्सन, किनके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हम एक्सियल में न रख के इक्वेटोरियल में रखते हैं, ताकि ये जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा हो सके। देखते हैं sp3d2, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, यहाँ पे ज्योमेट्री, इसके लिए होता है 6। तो शुरू करते हैं 6 + 0, इसके लिए होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, मतलब अगर मैं AB के हिसाब से बनाऊँ तो कुछ इस तरह से मिलता है AB6, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। वही अगर इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो ये हो जाएगा 5 + 1। ठीक है? अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा 5 + 1। तो लोन पेयर को हम इसमें से कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, तो जैसे ही एक लोन पेयर आ जाएगा ये शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा। चलिए सपोज मैंने ऊपर में रख दिया, इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक और केस देखें 4 + 2, 2 लोन पेयर आ जाए तो हमें जो 2 लोन पेयर हैं उनको एक ऊपर और एक नीचे रखेंगे, तो यहाँ पे बस एक स्क्वायर बचेगा, सिर्फ एक स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्सेल के दोनों पोजीशन पे लोन पेयर आ गए हैं और इसको एज अ बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर
प्लेनर बोलेंगे अब, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ भी सारे बॉन्ड 90 डिग्री के होंगे, यहाँ भी सारे बॉन्ड 90 डिग्री के होंगे, यहाँ भी सारे बॉन्ड 90 डिग्री के हैं, लेकिन शेप यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये ऑक्टाहेड्रल था, ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया है, और ये हो चुका है स्क्वायर प्लेनर। आगे देखते हैं sp3d3। sp3d3 में क्या केस होता है देख लेते हैं। स्पेशल केस है sp3d3। इसके लिए शेप होता है, जो स्ट्राइक नंबर होता है दैट इज 7, बॉन्ड पेयर 7 प्लस लोन पेयर अगर 0 हो तो इस वाले केस में इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर ये A है, बाकी को मैं B बना दूं कुछ इस तरीके से, तो बाकी जो दो हैं उनको मैं ऐसे रख रहा हूँ। एक पेंटागन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ये जो B है वो एक्सियल है। अगर मैं इसको 6 + 1 कर दूं तो एक लोन पेयर ऊपर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिर से। अब आप बोलेंगे मैंने ऊपर पे क्यों रखा, इस बार मैंने इक्वेटल पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जो डॉट डॉट किया है वो है एक्सियल, और ये जो साइड में है दे आर इक्वेटोरियल। तो अब मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर ऊपर आ जाएगा, और जब ऊपर आएगा तो इनका शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये नीचे का भी और यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ पे ये एक्सियल में इसलिए आता है क्योंकि ये जो बॉन्ड एंगल रहता है दैट इज 72 डिग्री, और ये जो एक्सियल है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो अब मुझे बताइए 72 डिग्री छोटा है 90 डिग्री से, मतलब एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा है, तो रिपल्सन सबसे कम एक्सियल में होगा, तो इसलिए एक्सियल में भी फिट हो जाता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्टेबल नहीं होता, और ये अपने स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है ऑक्टाहेड्रल में, और ये शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 और ये भी मिला के 6, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से, और एक ऑक्टाहेड्रल बना लेता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर इसमें एक और लोन पेयर आ जाए, मतलब 4 + 2 हो जाए, तो 4 + 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और लोन पेयर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ एक पेंटागन मतलब A, और यहाँ पे 5 B। तो हम इसका नाम दे देंगे अब पेंटागोनल प्लेनर। तो इस तरह से VS एपियर थ्योरी के हेल्प से हम लोन पेयर के प्रेजेंस में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यही हेल्प करता है हमें VS एपियर थ्योरी। आइए आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर से बूस्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को, और देखेंगे एप्लीकेशन कि हम VS एपियर थ्योरी हाइब्रिडेशन का यूज़ करके इन सब का हाइब्रिडेशन शेप और बॉन्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन जो है XeO3। XeO3 का जो पहला एटम है दैट इज जेनॉन। तो जेनॉन के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 8, क्योंकि ये अक्री गैस वाले फैमिली का है, इनर्ट गैसेस फैमिली का है। तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है जो कि मोनोवैलेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम करेंगे 8 + 0 / 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है स्टेरिक नंबर। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम दैट इज 0, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो डिवाइड करेंगे 8 को 2 से तो विल गेट हियर 4। अब यहाँ हमको समझ में कैसे आएगा लोन पेयर है कि नहीं है, तो समझ में ऐसे आएगा XeO3 में जो सराउंडिंग एटम है उसकी संख्या है 3, लेकिन स्टेरिक नंबर हमको मिला है 4। इसका मतलब ये है कि 3 + 1, सराउंडिंग एटम 3 है, मतलब 3 तो बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3, और एक जो यहाँ पे मिला है वो क्या है लोन पेयर। फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो जेनॉन है वो 3 ऑक्सीजन से जुड़ा है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी तो 3 ही होंगे ना, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और जो एक बच गया तभी तो 4 होगा, जो एक बच गया वो क्या है लोन पेयर। ऐसे पता करना है। अब इसके लिए हमको शेप क्या निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्री 4 है, सॉरी स्टेरिक नंबर 4 है। स्टेरिक नंबर 4 के लिए फॉर्मूला के हिसाब से
यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 और sp3 के लिए होता है टेट्राहेड्रल शेप कुछ इस तरह से। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे के लिए तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, 3 है तो एक ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन की जगह पे क्या है यहाँ पे जेनॉन का लोन पेयर। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं पिरामिडल, और पिरामिडल शेप का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 107 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से हमको मिल जाएगा इसका जियोमेट्रिक शेप और हाइब्रिडेशन, सब कुछ मिल गया। पता क्या करना है, स्टेरिक नंबर पर चल गया, यह रहा हाइब्रिडेशन, ये रहा इसका जियोमेट्री या शेप कह दें, ये रहा बॉन्ड एंगल। इतने सारी चीज़ें हमको पता चल गई तुरंत। आगे देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है, इसका वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा 6+, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो यूनिवैलेंट नहीं है, लेकिन जो क्लोरीन होता है मैं बता चुका हूँ यूनिवैलेंट है। तो क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो 6+2। हम लोग क्या करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम। तो ये जो ऑक्सीजन है वो बाईवैलेंट है या डाईवैलेंट है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो क्लोरीन है वो तो यूनिवैलेंट है। तो इसकी संख्या कितनी है 2, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, 8/2 विल गेट हियर 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। sp3 हाइब्रिडेशन के हिसाब से इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम है, स्टेरिक नंबर है 4 और SOCl2 अगर देखें तो सराउंडिंग एटम है 3, 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ नहीं देना है, ये भी सराउंडिंग एटम है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को चुनूँ जो अपने फील्ड में थोड़ा नया टाइप का लगेगा। ये नया टाइप का एग्जाम्पल, यहाँ पे हमको ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाईवैलेंट देखा था तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया था। लेकिन जब सराउंडिंग एटम का कैलकुलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं है, 2 और 1 यहाँ पे 3, लेकिन हमारा स्ट्राइक नंबर कितना है 4। इससे प्रूफ होता है कि ये भी कौन से फॉर्म में है 3+1 के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलेगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये शेप, और यहाँ पे एक लोन पेयर, तभी तो पिरामिडल टाइप का लगेगा। तो इसका शेप भी क्या है पिरामिडल। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हर एक बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल सब अलग अलग होगा, लेकिन ओवरऑल जैसे हम पढ़े हैं जो बॉन्ड पेयर होता है, जो लोन पेयर होता है वो 2.5 डिग्री तक कम कर देता है, उसके अकॉर्डिंग एक मोटे तौर पे हम 160 डिग्री मान के चलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली हम देखें तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो डेफिनेटली ये जो सारे बॉन्ड एंगल है वो डेफिनेटली अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि नेचर सबका अलग है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, सबके बीच में रिपल्सन अलग अलग होता है। तो सारे बॉन्ड 107 नहीं मिलेंगे। क्लियर है? इस बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे बस। आगे चलते हैं ICl2+। ICl2+ में ये एक इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, आयोडीन इसका सेंट्रल एटम है, जो शेप में साइज में बड़ा होता है हम उसको सेंट्रल एटम मानते हैं, आयोडीन का साइज बड़ा होता है क्लोरीन से। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो संख्या में कम होता है उसको सेंट्रल एटम मान देना है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में जो साइज में बड़ा होता है हम उसको सेंट्रल एटम मानते हैं। आयोडीन सेंट्रल एटम है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। आयोडीन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, प्लस यहाँ पे यूनिवैलेंट एटम की संख्या है 2, प्लस यहाँ पे प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज के लिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। कितना प्लस चार्ज है, 1 तो प्लस चार्ज है, तो -1 करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 2 से, विल गेट हियर 8/2 विल गेट हियर 4। फिर से क्या sp3 संकरण हो गया, और इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग एटम की संख्या कितनी है 2, हमें मिला क्या 4, मतलब ये 2+2 वाले फॉर्म में आ गया। मतलब इसमें से 2 लोन पेयर हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमको मिलेगा कुछ इस तरह से, आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो शेप है उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वी शेप। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ICl2-। अगर ICl2- है तो माइनस के लिए हम यहाँ पे साइन में क्या कर देंगे प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो हम यहाँ पे करेंगे 7 2 9 10 डिवाइड बाई 2 विल गेट हियर 5, और 5 के लिए होता है sp3d।
और अगर sp3d आ गया तो हम जानते हैं कि उसके लिए आइडियल जो शेप है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे आ गया सेकंड नंबर 5 और यहाँ पे सराउंडिंग एटम है 2, मतलब ये 3+2 के फॉर्म में है जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि लोन पेयर को इक्वाटोरल में रखते हैं, तो दोनों लोन पेयर को इधर और इधर रखेंगे, पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो शेप हो जाएगा ICl2 का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा I और जस्ट मिनट, ये बॉन्ड पेयर इस तरह से होगा 2+3 के फॉर्म में होगा, मतलब 2 बॉन्ड पेयर होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन सराउंडिंग एटम 2 है और बाकी जो बच गया वो लोन पेयर है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। ICl2 स्टेरिक नंबर मिला 5 मतलब sp3d, तो 5 में से यहाँ पे सराउंडिंग एटम 2 है तो 2 बॉन्ड पेयर है और जो बाकी बच गया कितना बच गया 3, वो सारे लोन पेयर हैं। तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 लोन पेयर हैं, तो उनको हम इस तरह से शो करेंगे, तीनों लोन पेयर को इक्वेटल पोजीशन पे, यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा और ये जो बचा वो ClCl रहेगा और ये सबको हम लोग बोलते हैं लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना मिल गया 180। इस तरह से हमको सॉल्व करना है, माइनस चार्ज शो कर देंगे इस तरह से। लास्ट कॉम्प्लेक्स बचा एक, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी मॉलिक्यूल बचा और वो है I3 माइनस। अब I3 माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो कौन सा सेंट्रल एटम है कौन सा सराउंडिंग है वो पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे पहले I2 माइनस। अब ये सॉल्व हो जाएगा, अब ये इसी फॉर्म में आ चुका है, बस डिफरेंस क्या है Cl की जगह में I है, बाकी सब सेम टू सेम है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सराउंडिंग एटम 2, माइनस है तो प्लस करेंगे, कितना माइनस है 1 डिवाइड बाई 2, 7 3 10/2 5, फिर से वही sp3d, मतलब फिर से वही ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और 5 और यहाँ पे 2, मतलब ये 2+3 के फॉर्म में है। 2 क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है यहाँ पे लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर बाकी जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे इस तरह से, एक लोन पेयर, यहाँ पे अगर I है तो ये 2 लोन पेयर और यहाँ पे 3 लोन पेयर और बाकी लीनियर वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, 2 क्लोरीन, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180, शेप क्या हो जाएगा लीनियर, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने देख लिया हाइब्रिडेशन क्या होता है, और अगर लोन पेयर एक भी नहीं है तो आइडियल केस में क्या कैसे जियोमेट्री होता है, और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो VSEPR थ्योरी के हेल्प से हम कैसे आयनिक कंपाउंड हो चाहे फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उनका हाइब्रिडेशन कैसे निकाल सकते हैं, शेप कैसे निकाल सकते हैं और बॉन्ड एंगल कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।